नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरीश शर्मा में। जैसे कि आपने पहला पार्ट देखा था हिंदी व्याकरण का अलंकार का भाग फर्स्ट, जिसमें आपको मैंने शब्दालंकार पढ़ाए थे, शब्दालंकार के भेद पढ़ाए थे, उसकी परिभाषा व उसके उदाहरण पढ़े थे। अब हम जो दूसरा पार्ट है इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट अर्थालंकार व उसके भेद। तो पहला है इसमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से हम करते हैं तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो देखो परिभाषा क्या है, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के साथ साथ दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय तो वह होता है कि जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं वो तो होता है उपमेय, और उपमान वो होता है जिस वस्तु से तुलना की जाए, जिस वस्तु से हम तुलना करें उसकी, वो होगा उपमान। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम उसको कहते हैं चंद्रमुखी। चंद्रमुखी क्यों कहते हैं हम, क्योंकि उसका मुंह किसके समान होता है, चांद के समान। यानी हम एक तुलना कर रहे हैं, उसके मुंह की तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, चंद्रमुखी। तो मुख तो क्या हो जाएगा इसमें, मुख की हम तुलना कर रहे हैं तो मुख तो क्या हो गया, उपमान। मुख तो क्या हो गया, उपमेय हो गया। उपमेय हो गया क्योंकि इससे हम तुलना कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं तुलना, चांद से कर रहे हैं। तो चांद चंद्र क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो जिस वस्तु की तुलना की जाए वो उपमेय, और जिस वस्तु से तुलना करे वो हो जाएगा उपमान। अब उपमा अलंकार के उदाहरण देखो। उदाहरण देखो, पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का मतलब होता है, पीपल पात का मतलब पत्ते, और मन डोला, यानी जो पीपल का जो पत्ता है उसकी तुलना किससे की गई है, व्यक्ति के मन से तुलना की गई है। क्योंकि जो पीपल का पत्ता होता है वो चिकना होता है, और चिकना होता है तो उस पर पानी की बूंदें भी नहीं ठहरती। उसी तरह व्यक्ति का मन भी क्या होता है, चंचल होता है। मन भी चिकना होता है, कभी स्थिर नहीं रहता, कभी इधर तो कभी उधर। तो मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। इसके साथ दूसरा उदाहरण देखो, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की डेरी। ये पंक्ति ली गई है एक जो पिता है उसकी जो कहानी है उससे ली गई है, जिसमें एक पिता की जो पुत्री होती है वो सामाजिक किसी स्थिति के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो दुखी होकर कहता है कि नवजात जो छोटी सी जो बच्ची थी वो इतनी कोमल थी कि उसकी जब मृत्यु हुई तो वो किस में बदल गई थी, राख की ढेरी में बदल गई थी। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार को पहचानने का मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, जिससे उपमा अलंकार का अगर कोई सा भी उदाहरण आ जाएगा तो आप तुरंत उसमें पहचान लोगे। जैसे अगर किसी पंक्ति के बीच में दिया हुआ आ जाए सा, सम, सरिस, सदृश, सी, इव, अगर इन शब्दों में से अगर कोई शब्द बीच में दिया हुआ आ जाए किसी भी पंक्ति में, तो तुरंत आपको पहचान लेना है कि ये उपमा अलंकार है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या आया है, सरिस शब्द आ गया है तो पहचान लिया कि उपमा अलंकार है। इसमें सी शब्द आ गया तो तुरंत पहचान लिया कि इसमें उपमा अलंकार है। जैसे हाथी सा टीला, एक टीले की तुलना किससे की गई, हाथी से की गई, तब भी उपमा अलंकार, और बीच में सा शब्द भी आ गया। अब इसके बाद जो अगला अलंकार है वो है रूपक अलंकार। देखिए जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों के सामने वो आती है रूपक अलंकार में। कुछ बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर जी हमें रूपक अलंकार समझ में नहीं आता। तो उसके लिए मैं आपको आसान से तरीके से रूपक अलंकार समझाऊंगा, जिससे आपको रूपक अलंकार के सारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे। तो रूपक अलंकार किसको कहते हैं, उपमेय उपमान हमने जान लिया है। तो परिभाषा पे आते हैं कि जब उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाए, या तो उपमेय पर आरोप लगाया जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी भगवान जो विष्णु है उनके चरणों को किसके समान मान लिया गया है, कमल के समान। यानी कमल के समान उनके चरण है, वास्तव में होते थोड़ी है कमल के जैसे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया एक तरीके से, उनको समझ लिया। और जब हम उस चीज़ को मान लेते हैं, उपमेय को उपमान मान लेते हैं, तब ये रूपक अलंकार होता है। जैसे अगला उदाहरण है प्रीति नदी में पाव न बोरयो। प्रीति नदी होती है प्रेम नदी की, प्रेम नदी की होती है। जब उद्धव जी जब संदेशा लेकर गोपियों के पास जाते हैं तो वो उनको योग साधना की बातें बताते हैं, तब गोपियाँ उनसे कहते हैं कि अभी तक तुमने प्रीति नदी में अपने पैर को नहीं डुबाया, अर्थात आज तक तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। तो वहाँ से ये पंक्ति ली गई है। तो इसमें है प्रीति नदी बोलते हैं प्रेम नदी को। तो
तो आपको इस उदाहरण के माध्यम से मैं समझा देता हूँ कि जो रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार को पहचानने का सबसे एक बेस्ट तरीका है, उसके अंदर बीच के अंदर आपको कहीं ना कहीं योजक चिन्ह मिलेगा। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। अगर किसी पंक्ति में आपको योजक चिन्ह दिखाई दे तो तुरंत उसको पहचान लेना, इसमें रूपक अलंकार है। देखो इसमें भी यहाँ पर योजक चिन्ह है, तृतीय नदी में भी योजक चिन्ह है, तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए तो तुरंत पहचान लेना वो रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। देखिए अब अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि आपने पहले उपमा अलंकार, रूपक अलंकार पढ़े, उसमें आपको मैंने बताया था कि उपमा में जैसे सा, सम, सदृश जैसे शब्दों का प्रयोग होगा तो उसको हम तुरंत पहचान लेंगे कि वो उपमा है, और रूपक में बीच में योजक चिन्ह आएगा तो हम उसको वैसे पहचान लेंगे। उसी तरह जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसको भी पहचानने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ जाओगे। परिभाषा देखो, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तथा उसमें मानो, मनु, जनु, जनहु, मानहु जैसे शब्दों अगर पंक्ति में दिए हुए आ जाए तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो पंक्ति देखो, पहली पंक्ति है कि ले चला साथ में तुझे कनक दतुरे जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो देखो इसमें कौन सा शब्द आया है? जो शब्द आया है। जो शब्द आती है हमने तुरंत पहचान लिया कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला देखो, तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा। तो इसमें कौन सा शब्द आया है? जनु शब्द आ गया। तो देखो यहाँ पर जो जनु शब्द है, अगर जनु शब्द आती है हम तुरंत पहचान लेंगे कि यह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मानो कठिन आंगन चले ताते राते पाए, इस तरीके से अगर जब कोई पंक्ति आती है और पंक्ति के बीच में जो शब्द आते हैं तो शब्द आते ही आपको तुरंत पहचान लेना है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला है वो है मानवीकरण अलंकार। देखिए अब जो अंतिम है वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जब किसी प्राकृतिक निर्जीव घटना को मानवीय सजीव घटना के समान बताया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखो जब किसी निर्जीव या प्राकृतिक घटना को मानवीय सजीव घटना बताई जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे तनकर भाला बोला राणा मुझको विश्राम ना दे, सोनित की प्यास जगी है बढ़ने दे पीने दे। यानी जब हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप है उसका जो भाला है वो तनकर गुस्से में आकर महाराणा प्रताप से बोला था कि राणा मुझको अब विश्राम ना दे, यानी मुझे आराम नहीं करना है। सोनित की है प्यास जगी, यानी खून की प्यास जगी है मुझे, बढ़ने दे और शत्रुओं का खून पीने दे। तो देखो जो प्यास जो लगती है वो किसको लगती है? मानवीय क्रिया यानी मनुष्यों को, जो सजीव वस्तु जो सजीव होते हैं उनको लगती है। लेकिन कवि ने यहाँ पर किसके समान बताया है? इसको निर्जीव के समान बताया गया, यानी भाले को कभी प्यास थोड़ी लगती है, नहीं लगती ना। तो उसी तरह जो मानवीय जो क्रिया है वो उसको किसके समान बताया था? प्राकृतिक घटना को मानवीय क्रिया के समान बताया गया था। तो भाले को मनुष्य के समान प्यासा बताया गया था, उसको प्यास लगी थी, तो यह किसका उदाहरण हो गया है? मानवीकरण अलंकार का। इसी के साथ जो दूसरा अलंकार उदाहरण है वो है मेघ आए बड़े बंठन संवर के। देखो जब मेघ जब बादल आते हैं, बरसात आती है तो बादल आते एकदम काले काले बादल आ जाते, घुंघराले से बालों की जैसे सज धज के, ऐसा लगता है जैसे मान लो कोई बरसात करने के लिए सज धज कर आए हो। तो सजना धजना संवरना ये किसका काम है? इंसानों का काम है, मनुष्यों का काम है। क्या बादलों को कभी सजते हुए देखा है आपने? नहीं देखा ना। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति की जो घटना है, निर्जीव जो घटना है, उसको किसके समान बताया गया है? मानवीय घटना के समान बताया, मानवीय क्रिया के समान बताया गया है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मानवीकरण अलंकार के हैं। तो अलंकार का जो टॉपिक है, जो 2 पार्ट बनाए थे, दोनों अब खत्म होते हैं। इसी के साथ जो अलंकार का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप जल्दी लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ आपका दूसरा वीडियो।